पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। दशहरा चल समारोह के साथ ही रावण दहन का कार्यक्रम भी हुआ स्थगित। संक्रमण को देखते हुए लिया गया फैसला। कोरोना के नाम पर आयुर्वेदिक औषधि सर्वे का जिले में चल रहा भ्रामक प्रचार, लोगों से सतर्क रहने की अपील। और आधार कार्ड के नाम सुधारना, पता बदलना, जन्म तारीख सुधारना हुआ आसान, एक फॉर्म भरकर होंगे सारे बदलाव। अब खबरें विस्तार से। 13 अक्टूबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 32 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1601 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 1246 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 337 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 10 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 8 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों में नगरीय क्षेत्र बालाघाट के सरस्वती नगर का 1 मरीज, स्नेह नगर का 1 मरीज, भटेरा का 1 मरीज, कोसमी के 2 मरीज, वार्ड नंबर 10 का 1 मरीज, वार्ड नंबर 11 का 1 मरीज, वार्ड नंबर 23 सिविल लाइन का 1 मरीज, वार्ड नंबर 10 गौश नगर का 1 मरीज, भटेरा चौकी का 1 मरीज, पुलिस लाइन का 1 मरीज, वार्ड नंबर 9 लामता का 1 मरीज, अमेड़ा का 1 मरीज, लांजी तहसील के ग्राम बहेला का 1 मरीज, वारी का 1 मरीज, दिघोरी का 1 मरीज, मोहझरी का 1 मरीज, सुंदर टोला लांजी का 1 मरीज, किरणापुर तहसील के ग्राम पानगांव के 2 मरीज, मराठा बूढ़ी का 1 मरीज, वारासुनी तहसील के अंतर्गत कटंग टोला रामपाली का 1 मरीज, रेंगाझरी के 2 मरीज, कायदी का 1 मरीज, वार्ड नंबर 1 वारासुनी का 1 मरीज, लालबरा तहसील के ग्राम कनकी का 1 मरीज, गोंडे गांव का 1 मरीज, परसवाड़ा तहसील के ग्राम ठेमा का 1 मरीज, परसवाड़ा के 2 मरीज तथा बिरसा तहसील के ग्राम तेर गांव का 1 मरीज शामिल है। आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो व्यक्ति के जीवन में काफी काम आता है। चाहे सरकारी काम हो या फिर कोई भी निजी काम हो, आधार कार्ड की जरूरत पड़ी ही जाती है। इसके अलावा कई प्रमुख दस्तावेजों के साथ आधार कार्ड को लिंक करवाने की आवश्यकता होती है। ऐसे में आधार की ऑनलाइन सेवाएं काफ़ी अहम हो जाती है, लेकिन कई बार इसमें नाम और पता बदलवाना बड़ा झंझट भरा काम लगता है। लेकिन अब आधार कार्ड में छिपी हुई गलतियां ठीक करना अब आसान काम हो गया है। लेकिन आधार कार्ड के नाम, जन्म तारीख, पता कुछ भी गलत छप जाए तो उसे सुधारने के लिए अब तक होने वाली परेशानी से निजात मिलती दिखाई दे रही है। इसके लिए पूर्व में मांगे जाने वाले कागज नहीं मांगे जा रहे। जानकारी के लिए बता दें कि आधार केंद्र संचालकों ने बताया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार में नाम और पता अपडेट कराने के लिए प्रक्रिया और आसान कर दी है। लेकिन जन्म तिथि में अपडेशन के लिए सिर्फ क्लास 1 ऑफिसर को सत्यापित फॉर्मेट में ही मान्य होगा। वहीं अगर आपके पास नाम और पते को बदलवाने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप क्लास 1, क्लास 2 ऑफिसर, सांसद, विधायक या पार्षद से तय फॉर्मेट सत्यापित करवाने के बाद आधार अपडेट करा सकते हैं। यूआईडी ने एक गाइडलाइन जारी करी है जिसमें एक फॉर्मेट है। ये मैं आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। ये फॉर्मेट मेरे पास अभी ब्लैक एंड वाइट में है, ये आता है एक्चुअली कलर में, ठीक है। तो इसमें दिया है पूरे अधिकारियों के जो नाम है, रजिस्टर्ड अधिकारी 1, पंचायत विलेज पर। तो अभी हमारे यहाँ पंचायती राज लागू नहीं है, इस वजह से वो वाला कॉलम अभी नहीं ले रहे हम लोग। तहसीलदार हो गया, हेडमास्टर हो गया, इसमें प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल को भी नाम दिया गया है, जिससे कई लोग रहते हैं कि जो कहाँ जाए किसी भी अधिकारी का अपना बताओ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा के, सर मेरा नाम ये है पर तो सरनेम में थोड़ा सा गलत हो गया है तो ये सुधार सकते हैं। सरनेम हो गया, एड्रेस हो गया, जन्म तारीख हो गया, ये सारी चीज़ें है। नहीं तो डॉक्यूमेंट्स में टीसी लगती है, मार्कशीट लगती है जिसमें से फ़ोटो वाली, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जन्म तारीख सुधारने की। तो
टीसी हो गया, मार्कशीट हो गया, जिसमें फ़ोटो वाली होना चाहिए। तो कई लोगों के पास में ये चीज़ अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए यूआईडी ने ये फॉर्मेट निकाली है, जिससे बहुत आसानी से हो जाता है। आधार केंद्र के संचालक ने बताया कि जन्म तिथि अपडेट कराने के लिए तय फॉर्मेट में आवेदक की फोटो पर क्लास 1 ऑफिसर की सील साइन होना अनिवार्य है। इसके बाद आपके नाम और पते को अपडेट कर दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा तो अभी नाम की समस्या, कई लोगों का जिसमें आधार कार्ड बने हैं जिसमें सरनेम नहीं है। अभी कुछ लोगों का जैसे वार्ड चेंज हो रहा है तो वो अपना वार्ड का पता चेंज करवाना चाहते हैं। जैसे पहले वार्ड नंबर 1 में रहते थे, अब वार्ड नंबर 13 में चले गए हैं। कुछ लोग 5 में रहते थे किराए से, अब उनको जिनका पक्का मकान बन गया तो अदर्स वार्ड में जो चले जाते हैं उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा एड्रेस में आ रहा है प्रॉब्लम, और नाम में जो सरनेम नहीं है, किसी की नाम की स्पेलिंग गलत रहती, ऐसी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। ऐसे लगभग कितने लोग प्रतिदिन आ रहे हैं और कब से ये अपना जो सेंटर चालू है, कितने दिनों से चालू हो गया? ये मेरा तो सेंटर 2019 से चालू है नगर पालिका क्षेत्र में, और मैं आधार कार्ड का काम 2014 से कर रहा हूँ। प्रतिदिन कितने लोग अपने परेशानी लेके आते हैं? जैसे मेरे यहाँ पर डे 40 का। अब आधार कार्ड को पीवीसी कार्ड पर रीप्रिंट कराया जा सकता है। यह कार्ड आपके एटीएम या डेबिट कार्ड की तरह ही आसानी से वॉलेट में आ जाएगा। यूआईडी ने एक ट्वीट कर लिखा कि आपका आधार अब सुविधाजनक साइज में होगा, जिसे आप आसानी से अपने वॉलेट में रख सकते हैं। या उनके नाम में कोई त्रुटियां हैं, सरनेम में बताऊं जैसे ओ की मात्रा को औ की मात्रा हो गई है, ऐसे बहुत सारी समस्या रहती है। ये जो फॉर्मेट है ये कब से जारी किया गया है? यूआईडी ने अभी पिछले महीने की 20 तारीख से ये वाला फॉर्मेट सबसे ज़्यादा प्रचलन में आया है, क्योंकि यूआईडी ने जारी तो कर दिया, पर तो हम लोगों को जानकारी लेने में, हम लोगों को जब तक हम लोग प्रैक्टिकल करके ना देखें इस फार्म से फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसके अंतर्गत जैसे फ़ायदा सबसे ज़्यादा मिल रहा है तो हम लोग सबसे ज़्यादा इसी फॉर्मेट का सजेस्ट करते हैं। अच्छा, जो भी यहाँ पर अपनी समस्या लेके आते हैं वो इस फॉर्मेट को मांगते हैं आपसे? हाँ, अच्छा, इस फॉर्मेट के आधार पर उनकी परेशानी हल हो जाती है? हेलो, मैं उसमें अपना मोबाइल नंबर ऐड करवाने के लिए और डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाने आया हूँ। तो यहाँ पर आने के लिए जो अपना जो चेंजेस करवाने हैं आपको, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है यहाँ पर, जो जिससे आपकी समस्या का हल हो जाए? सर मुझे अभी इस बारे में जानकारी नहीं, मैं सर से जानकारी लूँगा, जो जो डॉक्यूमेंट लगेंगे मैं उपलब्ध लेके आऊँगा मैं। जैसे सर ने भी जानकारी दी एक यूडीआई फॉर्म जो है जी, तो क्या आप उस फॉर्म का उपयोग करके अपनी परेशानी का हल करना चाहेंगे? जी सर। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के द्वारा अपने 2 साथियों को सेल कम करने के आरोप में निकाले जाने के विरोध में उक्त कंपनी को मेमोरेंडम भेजा गया है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ने बताया कि रीवा और सतना में 2 जिलों में उनके 2 साथियों को कंपनी के द्वारा कम सेल के नाम पर इस समय बाहर कर दिया गया है, जबकि कोविड-19 के समय चिकित्सक प्रॉपर कॉल नहीं ले रहे हैं क्योंकि कोविड का डर है। इसके बाद भी कंपनियां लगातार मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पर दबाव बना रही है। हमारे एक कलीग है रीवा में और एक सतना में है, ये दोनों लड़कों को साइन फार्मा नाम की कंपनी है उसने टर्मिनेट किया हुआ है। अभी पता है कि कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना के काल में वैसे ही डॉक्टर्स की प्रॉपरली कॉल नहीं हो रही है। सेल्स हमारा जो है जो बिजनेस है वो 50% रह गया है। एक तो डॉक्टर्स की कॉल नहीं हो पा रही है, साथ ही साथ मार्केट में मंदी है, लेकिन कंपनी इसमें क्या अनइथिकल रूप से सेल्स के लिए लड़कों को प्रताड़ित कर रही है। और इसी कारण 2 हेडक्वार्टर के लड़के जो एक रीवा में हैं और एक कमल पटेल है और एक विकास तिवारी है, इनको कंपनी ने टर्मिनेट किया हुआ है। तो इसी के अगेंस्ट में हम एफएमआरआई के बैनर तले एमपीएमएसआरई यूनिट भोपाल के तहत पूरे एमपी में जहाँ जहाँ साइन फार्मा काम कर रही है वहाँ पे इनके जो एरिया मैनेजर से आरएसएम आ रहे हैं, इनको मेमोरेंडम सबमिट कर रहे हैं और ये इनके जो साहब लोग हैं ये मेमोरेंडम को ऊपर कंपनी तक पहुँचाए और उन लड़कों का टर्मिनेशन वापस लें। तो फिर अगर नहीं लेते वापस तो फिर क्या करेंगे? फिर आप लोग नहीं लेंगे वापस तो हम कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करते हुए इस वर्ष दशहरा चल समारोह और रावण दहन का कार्यक्रम आयोजन नहीं किया जाएगा। यह निर्णय बाकायदा 14 अक्टूबर को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में लिया गया है। महावीर सेवा दल समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष महावीर सेवा दल समिति के द्वारा दशहरा चल समारोह कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा रहा है।
वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन की ओर से हर वर्ष उत्कृष्ट स्कूल मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम का भी आयोजन नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि बालाघाट का दशहरा चल समारोह मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य में भी अपनी अनोखी पहचान बनाए हुई है। हर साल दशहरा चल समारोह को देखने के लिए 30 से 40 हजार लोग उपस्थित होते हैं। यदि इस वर्ष भी दशहरा चल समारोह मनाया जाएगा तो बड़ी परेशानी आ सकती है। इसे देखते हुए यह कार्यक्रम रद्द किया गया है। वहीं दूसरी ओर उत्कर्ष स्कूल मैदान में लगभग इतने ही लोग रावण दहन के लिए भी उपस्थित होते हैं। कोविड की बीमारी संक्रमण को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। कलेक्टर साहब के साथ ये निर्णय हुआ कि आज हम लोग को सब समिति के लोगों ने मिलकर ये किया है कि हम लोग किसी प्रकार का भी चल समारोह नहीं करेंगे जिससे कोरोना का संक्रमण बढ़ सके और हमारे बालाघाट के ऊपर कोई ऐसी आपत्ति आए। इसको देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि मंदिर में ही हम लोग पूजा करेंगे और स्वरूप को नहीं निकालेंगे और जो भी स्वरूप का कार्यक्रम अगले साल जोर शोर से अच्छे से मनाएंगे पूरे हर्षोल्लास से। जो जिसका नंबर है शिवम सचदेवा जी और अगले साल ही हनुमान जी का स्वरूप धारण करेंगे। ये सब निर्णय कलेक्टर साहब के समझ हुआ है और एसपी साहब बैठे थे और हम लोगों ने समिति के सब लोगों ने ये सर्व मान लिया है कि अब इस बार भी हम शांतिप्रिय तरीके से और ज़्यादा कोई हर्षोल्लास से ना मनाते हुए मंदिर का जो नियम है वो कर। जैसा कि मध्य प्रदेश में हर जगह दशहरा मनाया जाता है, उससे विपरीत बालाघाट का दशहरा बहुत बड़ा होता है। यहाँ 30 से 40 हजार लोगों की उपस्थिति रहती है और इसमें अगर किसी प्रकार का हम चल समारोह निकालते हैं तो लोग इतने इकट्ठे होते हैं कि उनको रोक पाना बहुत मुश्किल रहता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड की वजह से संक्रमण फैला हुआ है और संक्रमण की वजह से भी 1-2 दिन पहले भी 2-3 लोगों की बालाघाट में मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए दशहरा चल समारोह का जुलूस निकाला जाना उचित नहीं है। तो क्या रावण भी नहीं जल पाएगा क्या? नहीं, रावण भी नहीं जले। आज श्रीमान कलेक्टर महोदय, श्रीमान एसपी साहब और श्रीमान एसडीओ साहब की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया था कलेक्टर परिसर में, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि दशहरा चल समारोह। कोरोना वायरस संक्रमण महामारी को देखते हुए जिले के छात्र दूसरे जिलों में पढ़ाई के लिए नहीं जा पा रहे हैं और इसे देखते हुए पूर्व में छात्र संघ के द्वारा 30% सीट बढ़ाए जाने की मांग रखी गई थी। उसे देखते हुए महाविद्यालय की ओर से सीट बढ़ाई जा चुकी है, जिसके लिए सीएलसी राउंड की प्रक्रिया शुरू हो गई। महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर गोविंद सिरसाटे ने बताया कि यूजी और पीजी दोनों ही कक्षाओं के लिए सीएलसी राउंड की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह सारी प्रक्रिया पूर्व की तरह ऑनलाइन होगी। छात्रों को महाविद्यालय आकर वेरिफिकेशन करवाना होगा। मेरिट सूची के आधार पर ही छात्रों को कक्षाओं में प्रवेश मिलेंगी। ये सीएलसी राउंड जो है वो पीजी का जो है वो 14 तारीख से शुरू हुआ है और 14 तारीख को यूजी का खत्म हो गया है, जिसमें जो बच्चे एडमिशन से वंचित हो गए थे वो पुनः रजिस्ट्रेशन और सत्यापन दोनों करा सकते हैं। और चूंकि शासन के निर्देशानुसार 30% सीट वृद्धि की जा चुकी है, तो इसलिए जो वंचित छात्र हैं उनको प्रवेश के लिए बहुत सुनहरा मौका है। सर ये क्या ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा सर? ये सब ऑनलाइन होगा, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा, वेरिफिकेशन आकर के यहाँ पर कराना होगा। सर क्या मेरिट के आधार पर ही? मेरिट के आधार पर, मेरिट के आधार पर। कब तक कितने दिन का समय दिया जाएगा सर इसमें बच्चों को? इनको यूजी का तो रजिस्ट्रेशन का खत्म हो गया है 14 तारीख को और पीजी का जो है वो आज से शुरू। बाराशोनी पुलिस ने 10 साल से फरार स्थायी वारंटी 32 वर्षीय डोंगरमाली निवासी दिलीप सेंडे को सोमवार की सुबह गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश कर वहां से उसे उपजेल भेज दिया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार डोंगरमाली निवासी 10 वर्ष पूर्व छेड़छाड़, मारपीट सहित अन्य घटनाएं कारित कर फरार हो गया था। आज रात्रि में सूचना मिली थी मुखबिर से कि करीब 10 वर्ष से फरार स्थायी वारंटी दिलीप सेंडे जो ग्राम डोंगरगांव निवासी रहने वाला था, उसको सूचना पे आज गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। तो कितने वर्षों से फरार? करीब 10 वर्ष से फरार है। बारासोनी थाना क्षेत्र के निवासी एक महिला के मोबाइल व व्हाट्सएप पर फोटो रखकर बदनाम करने की धमकी देने वाले सिकंदरा निवासी ग्राम कोटवार कमलेश पटले को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर वहां से उसे उपजेल भेज दिया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बारासोनी थाना के अंतर्गत 27 वर्षीय महिला का ग्राम सिकंदरा के कोटवार कमलेश पटले के द्वारा अपने मोबाइल से अपने व्हाट्सएप व इमेज में उसकी फोटो अपलोड कर लिया था और हर 5-5 मिनट में बदलते रहता था और अपने मोबाइल स्टेटस में महिला की फोटो रखा था। महिला की शिकायत पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। कल शाम को एक महिला ने एफआईआर दर्ज करवाई है कि सिकंदरा ग्राम का निवासी आरोपी है कमलेश पटले नामा, उसने उसके साथ
गलत काम किया है और उसके फोटो वगैरह वायरल कर दिए थे, उसके रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सिर्फ गिरफ्तार क्या था? पेश किया गया। न्यायालय जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर शिवराम साकेत ने जिले की जनता से अपील किया है कि कोरोना संकट के इस काल में कुछ लोगों के द्वारा आयुर्वेद का सर्वे किए जाने के नाम पर घर घर जाकर जानकारी एकत्र की जा रही है और आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी औषधियों के बारे में भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। ऐसे लोगों से सावधान रहे और उन्हें किसी तरह की जानकारी न दें। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर सर्वे करने वाले एवं भ्रामक प्रचार करने वाले ऐसे लोगों के बारे में जिला आयुष कार्यालय या सीमावर्ती आयुष संस्था को सूचना दें। डॉक्टर साकेत ने बताया कि वर्तमान में कोरोना वायरस से जनित कोविड-19 रोग एक नवीन संक्रामक रोग है, जिसके विषय में नित नए साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। अतः नवीन साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए शासन के द्वारा समय समय पर जारी प्रबंधन संबंधी दिशा निर्देशों का पालन किए जाने की आवश्यकता है। बालाघाट जिले में कुछ निजी कंपनियों के कर्मचारियों, एजेंटों के द्वारा बिना सक्षम अनुमति के सर्वे कार्य व आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का भ्रामक प्रचार प्रसार किए जाने की सूचना प्राप्त हो रही है। जिले में कोरोना संक्रमण बढ़ने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। साथ ही तमाम सुविधाएं होने के बाद भी कोरोना से मौत होने के मामले भी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं शासन प्रशासन के द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए तरह तरह के दावे और वादे किए जा रहे हैं, लेकिन जिले के हालात लगातार शासन और प्रशासन के दावों की पोल खुलते हुए नजर आ रहे हैं। जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए तमाम सुविधाएं होने के बावजूद भी कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों को छिंदवाड़ा, गोंदिया सहित अन्य जगहों पर रेफर किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए बनाया गया आईसीयू वार्ड आखिर किस काम का है। आपको बताएं कि बालाघाट जिला अस्पताल में 2 दिन पूर्व ही प्रदेश सरकार के आयुष और जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने मरीजों के उपचार के लिए बनाए गए सर्व सुविधा युक्त आईसीयू वार्ड का शुभारंभ किया था। शुभारंभ के अवसर पर जिला प्रशासन और मंत्रियों के द्वारा दावा किया गया था कि अब कोरोना से संक्रमण के गंभीर मरीजों को छिंदवाड़ा सहित अन्य बड़े शहरों में इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा और उनका इलाज जिला अस्पताल में ही होगा। लेकिन उद्घाटन के बाद से ही पिछले 2 दिनों से कोरोना के लिए बनाए गए इस आईसीयू वार्ड में ताला जड़ा हुआ है, जो अब तक नहीं खुला। 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बनाया गया इस वार्ड में एक भी मरीज को भर्ती नहीं किया गया है, जिसके पीछे असली वजह आईसीयू मशीन में ऑपरेटर और स्टाफ सहित अन्य कर्मचारियों की कमी होना बताया जा रहा है। सवाल यह है कि जब जिला अस्पताल में करोड़ों रुपए खर्च कर आईसीयू वार्ड बनाया गया है, तो फिर मरीज अपना इलाज कराने के लिए बाहर क्यों जा रहे हैं। सवाल यह भी है, जब इस आईसीयू वार्ड में चिकित्सक और स्टाफ ही नहीं है, तो फिर इस वार्ड का उद्घाटन आनन फानन में क्यों कर दिया गया। सवाल तो यह भी है कि जिला प्रशासन, अस्पताल प्रबंधन और राजनेता झूठी वाहवाही लूटने का काम क्यों कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जब इस वार्ड में एक भी मरीज का उपचार नहीं किया गया, तो फिर इस वार्ड के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत क्या थी। यही सभी सवाल जिला अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन और राजनेताओं की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवाल उठाते हैं। इस पूरे मामले के संदर्भ में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान जिला अस्पताल के सिविल सर्जन आर.के. मिश्र ने बताया कि वार्ड सर्व सुविधा युक्त है, लेकिन इस वार्ड में टेक्नीशियन, चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ व अन्य कर्मचारियों की कमी है, जिसके चलते वार्ड को बंद रखा गया है। जिला अस्पताल प्रबंधन के द्वारा चिकित्सक, टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ व अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। वहीं कलेक्टर दीपक आर्य भी इस दिशा में पहल कर रहे हैं। जैसे ही चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ सहित वार्ड बॉय की व्यवस्था हो जाएगी, वैसे ही इस वार्ड को मरीजों के लिए खोल दिया जाएगा। आईटीआई के विभिन्न ट्रेड्स में प्रवेश के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ चरण में पूर्ण होने के बाद अब ओपन राउंड में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। ओपन राउंड में प्रवेश के लिए आवेदक छात्र छात्राएं 16 अक्टूबर 2020 की रात्रि 12 बजे तक चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। कौशल विकास संचालनालय द्वारा आईटीआई में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए प्रवेश फीस की किस्तों में जमा कराने की सुविधा प्रदान की है। शासकीय आईटीआई बालाघाट के प्राचार्य मोहसिन हबीब खान ने बताया कि ओपन राउंड में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार व नवीन चॉइस फिलिंग के लिए पोर्टल 16 अक्टूबर 2020 की रात्रि 12 बजे तक खुला रहेगा। जो आवेदक ओपन राउंड के लिए चॉइस फिलिंग करेंगे, उनकी मेरिट सूची 17 अक्टूबर 2020 को संस्था में प्रदर्शित की जाएगी। मेरिट सूची में से ओपन राउंड में प्रवेश इच्छुक आवेदक को दिनांक 18 अक्टूबर 2020 को शाम 5 बजे तक आईटीआई में उपस्थित होकर एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी उपस्थिति मार्क करवानी होगी। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही।
बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।